हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग फार्मास्यूटिकल सेक्टर की एक स्मॉल कैप कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। उस कंपनी में कई ऐसे ग्रोथ ट्रिगर्स हैं जिसकी वजह से मेरा फोकस उस कंपनी के ऊपर गया और मैंने उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी किया और आप लोगों के सामने उसको प्रेजेंट कर रहा हूँ। करेंटली पहले उस कंपनी के बारे में जानने से पहले आपको जानना चाहिए कि एपीआई क्या होता है। एपीआई मीन्स क्या होता है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ये होते क्या है? एक्चुअली एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो हम मेडिसिन यूज करते हैं, आइदर वो टैबलेट फॉर्म में हो, कैप्सूल हो या फिर लिक्विड फॉर्म में हो, जो भी हम मेडिसिन यूज करते हैं उसमें जो सबसे मेन केमिकल या बायोलॉजिकल सब्सटेंस होता है जो कि हमारा बीमारी को क्योर करने में मदद करता है, वही होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो ये जो कंपनी है ये एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट मैन्युफैक्चर करती है अलग अलग बीमारियों के लिए। एंड जो टैबलेट, सपोज एक एग्जांपल आपको देता हूं मैं, जैसे आपको अगर फीवर है तो आप क्या करते हैं? जनरली जाके मार्केट से पैरासीटामोल की गोली लेते हैं और खाते हैं। तो जो पैरासीटामोल की गोली है, उस गोली में जो पैरासीटामोल है वही एपीआई है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है। एंड इसके अलावा उस गोली को बनाने में और कई तरीके के स्टार्च हो गए, कलरिंग मटेरियल हो गए एंड प्रिजर्वेटिव्स मिलाया जाता है जिससे कि उसको एक टैबलेट की शेप में या फिर लिक्विड की शेप में उसको बनाया जा सके एंड खाने में थोड़ा सा इजी हो जाता है। इसके लिए ये प्रिजर्वेटिव्स एंड स्टार्च एंड अदर मटेरियल मिलाया जाता है एपीआई के अंदर। एंड इनका कोई रोल नहीं होता है, ये जो एडिशनल प्रोडक्ट मिलाए जाते हैं एपीआई में, इनका बीमारी को क्योर करने में कोई रोल नहीं होता है। बीमारी को क्योर करता है जो आपका एपीआई होता है वही। तो इस कंपनी का नाम है एसएमएस फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, बहुत छोटे से मार्केट कैप की कंपनी है और इसमें कई सारे ऐसे ग्रोथ ट्रिगर्स हैं जिनकी वजह से मेरा इसके ऊपर फोकस गया। स्पेशली अगर आप इनके ग्रोथ ट्रिगर्स देखें तो अभी रिसेंटली प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है, 4% इंक्रीज कर दी है प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग। एंड इसके अलावा इनका जो सेल्स एंड प्रॉफिट है वो भी अभी ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है। ऑल टाइम हाई ये लोग लास्ट क्वार्टर में इन्होंने अचीव किया है और अभी रिसेंट क्वार्टर 2 का रिजल्ट आया नहीं, एक बार क्वार्टर 2 का रिजल्ट आएगा एसएमएस फार्मा का तो हम लोग उसको अगेन डिस्कस करेंगे। एंड इसके अलावा और भी कई फैक्टर हैं जैसे कि सेल्स एंड प्रॉफिट मार्जिन इनका ऑल टाइम हाई है। कैपेक्स इनका जो अभी रिसेंटली ये लोग कर रहे थे ऑलमोस्ट वो कंप्लीटेड हो चुका है एंड ये लोग बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं। मींस इनका जो चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी है रॉ मटेरियल को लेकर वो काफी कम है, केवल 10% डिपेंडेंसी है। बाकी 90% ये लोग जो रॉ मटेरियल है वो ये लोग खुद अपने इन हाउस मैन्युफैक्चर करते हैं और उसको अपनी एपीआई में यूज करते हैं। एंड इसके अलावा जो क्वांट म्यूचुअल फंड है एंड जो डीआईआई है उन्होंने भी अपनी होल्डिंग अभी करेंटली इंक्रीज की है। एंड प्रमोटर का कुछ पार्ट प्लेज हुआ करता था, वो प्रमोटर ने भी अपना जो प्लेजिंग उसको जीरो कर दी है। एंड इसके अलावा मैनेजमेंट टारगेट कर रहा है कि अगले 12 से 18 मंथ में, मतलब 1 से 1.5 साल के अंदर 8 से 10 नए प्रोडक्ट ये लोग लॉन्च करने वाले हैं। इसके अलावा ये लोग आर&डी में भी अपना जो आर&डी में इनका जो इन्वेस्टमेंट है उसको डबल कर रहे हैं। वो भी नेक्स्ट 1.5 साल के अंदर इनका आर&डी इन्वेस्टमेंट भी डबल हो जाएगा ऑलमोस्ट। एंड कंपनी टारगेट कर रही है कि आने वाले कमिंग क्वार्टर्स में ये लोग 20% मार्जिन एंड 20% सेल्स ग्रोथ रिपोर्ट करेंगे। तो इनका बिजनेस मॉडल देखते हैं। इनका बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल सा है। ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि एपीआई मैन्युफैक्चर करती है, एपीआई बनाती है अलग अलग बीमारियों के लिए, जैसे इन्फ्लेमेशन है, मीन्स फीवर और दर्द है। एंड इसके अलावा डायबिटीज है, माइग्रेन है, अल्सर है। एंड आपको इसके अलावा जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होते हैं वो है, वायरल फीवर्स हैं। एंड ये सारे इंग्रेडिएंट ये लोग एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एपीआई बना करके ये लोग अलग अलग कंपनियों को सप्लाई करते हैं। इंडिया की जितनी भी बड़ी मेजर फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, चाहे वो सन फार्मा हो, चाहे वो सिप्ला हो, जाइडस हो, एल्केम हो, ग्लेनमार्क हो, ये सारे के सारे इनके क्लाइंट्स हैं। एंड इनके साथ इनका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है एंड कंटिन्यूसली ये लोग इनके साथ बिजनेस कर रहे हैं मोर देन 35 ईयर से। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं इनकी पीपीटी के ऊपर। तो दोस्तों मैं क्या करूंगा ना कि इस आज के वीडियो में हम केवल इनका जो पीपीटी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, इनका बिजनेस मॉडल देखेंगे, इनका जो क्वार्टर 1 FY26 में जो रिजल्ट आया था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इनका कॉन्फ्रेंस कॉल मैं कवर नहीं करूंगा क्योंकि अभी सेकेंड क्वार्टर का रिजल्ट अभी आया नहीं और वो आने वाला है ऑलमोस्ट 1 हफ्ते 10 दिन में वो भी आ ही जाएगा। तो हम इनका कॉन्फ्रेंस कॉल जो लेटेस्ट आएगा सेकेंड क्वार्टर के बाद उसको डिस्कस करेंगे। उसको एक नया सेपरेट वीडियो बना के मैं उसमें डाल दूंगा, आप लोग वहां से उसको देख सकते हैं। तो चलिए इनकी पीपीटी में देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों एसएमएस फार्मास्यूटिकल का अभी सेकेंड क्वार्टर का रिजल्ट आया नहीं है, तो ये जो पीपीटी है इसमें सारी चीज़ें जो भी हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्वार्टर पे बेस होंगी एंड जब इनका सेकेंड क्वार्टर का रिजल्ट आ जाएगा तो हम इस बिजनेस को दोबारा एक बार कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इनका क्वार्टरली परफॉर्मेंस रिव्यू कैसा है। तो अगर आप रेवेन्यू देखते हो तो रेवेन्यू में इनके 19% की ग्रोथ है ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। एंड इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में अगर आप देखें कि इबिट्टा मार्जिन 20% है एंड जो पैट है उसमें 24% की हेल्दी ग्रोथ आई है।
इसके अलावा इनका प्रोजेक्ट अपडेट के बारे में अगर आप देखते हैं तो इन्होंने कुछ की इंग्रेडिएंट्स हैं, कुछ की इंटरमीडिएट्स हैं जो इन्होंने प्रोडक्शन जिनका इन्होंने स्टार्ट कर दिया है फर्स्ट क्वार्टर में। एंड इनके अपने ग्रास मार्जिन के ऊपर जो इम्पैक्ट है सेकेंड क्वार्टर से आने लगेगा। एंड इनका एक 250 करोड़ का कैपेक्स प्लान है जो कि ऑन ट्रैक है। एंड मैनेजमेंट ने अपने FY26 के लिए आउटलुक दिया है। वो आउटलुक क्या है कि इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है 20% से ग्रोथ करेगा एंड इनका जो EBITDA मार्जिन है 20% पर वो मेंटेन रहेगा। अगर इनके फाइनेंशियल हाइलाइट्स आप देखते हैं तो आपको दिखेगा कि क्वार्टर ऑन FY25 में जो इनका रेवेन्यू था 164 करोड़ था, जो भी बढ़कर के 196 करोड़ हो गया है क्वार्टर ऑन FY26 में। तो अगर इसको परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 19% की ग्रोथ है। एंड अगर आप इनका EBITDA देखें तो EBITDA जो पहले 34 करोड़ हुआ करता था वो अभी बढ़कर 39 करोड़ हो गया है, तो इसमें भी 17% की अच्छी ग्रोथ है। एंड अगर आप इनका पैट देखें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो जो पहले 17 करोड़ हुआ करता था वो अभी बढ़ के 21 करोड़ हो गया है, तो इसमें भी 24% की अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। एंड अगर इनका EPS देखें आप तो EPS अभी 2.31 रुपीज़ पर शेयर हो गया है और इसमें भी 18% की अच्छी ग्रोथ है। अगर आप इनका रेवेन्यू देखें कि जो इन्होंने अलग अलग बीमारियों के लिए जो APIs बनाते हैं उनसे इनको कितना परसेंट रेवेन्यू जनरेट होता है, तो एंटी डायबिटिक से 33%, एंटी रेट्रोवायरल से 20%, एंटी इन्फ्लेमेटरी से 23%, एंटी अल्सर से 9%, एंटी इरेक्टाइल डिसफंक्शन से 6%, एंटी एपिलेप्टिक से 1%। एंड जो आपके अदर्स बीमारियां हैं उन सब से लगभग मिलाकर 4% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इनको आता है। एंड अगर आप इनको जियोग्राफी वाइज इनका रेवेन्यू देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यूरोप से 34%, एशिया जिसमें इंडिया को अगर एक्सक्लूड कर देते हैं तो उससे 5%, एंड नॉर्थ अमेरिका से 28%, एंड आपका EOU से 22%, एंड आपको इंडिया से टोटल 12% रेवेन्यू इनको कंट्रीब्यूट होता है। आइए दोस्तों हम कंपनी का ओवरव्यू देख लेते हैं। तो कंपनी का ओवरव्यू अगर आप एट ए ग्लांस देखें तो कंपनी एक सस्टेनेबल ग्लोबल बिजनेस बना रही है। एंड पहले इनके पास एक सिंगल यूनिट हुआ करता था जिससे लोग प्रोडक्शन स्टार्ट किया था इन्होंने। एंड अभी के समय में आप देखेंगे कि एक डाइवर्सिफाइड API प्लेयर बन चुके हैं जिनका प्रेजेंस ग्लोबली एंड डोमेस्टिकली दोनों है। इनका एशिया में सबसे बड़ा प्लांट है इनके पास आइबुप्रोफेन के लिए, जो कि एक API होता है जो कि पेन किलर्स के रूप में यूज किया जाता है बेसिकली। एंड इसके बाद इनके पास इनका जो टोटल रेवेन्यू है 88% रेवेन्यू इनका आता है इनके रेगुलेटरी मार्केट से। रेगुलेटरी मार्केट क्या होते हैं? रेगुलेटरी मार्केट मीन्स कि अलग अलग गवर्नमेंट से अप्रूव्ड जो मेडिसिन होते हैं, अलग अलग गवर्नमेंट से जो अलग अलग कंट्रीज की गवर्नमेंट होती है वो लोग कुछ रेगुलेशंस होते हैं उनके, उन पैरामीटर पर जो कंपनियां खरी उतरती हैं, जो उनके नॉर्म्स को कंप्लीटली फॉलो करती हैं, वो दवाएं वहाँ पर उन कंट्रीज में बेच सकते हैं। तो उससे इनको टोटल इनके रेवेन्यू का 88% इनको जनरेट होता है। एंड इनका FY25 में अगर आप देखें तो 783 करोड़ का इनका रेवेन्यू था जिसमें 69 करोड़ इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट था। कंपनी को अगर आप एट ए ग्लांस देखें तो इनके पास 35 ईयर से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। 1989 में कंपनी सेटअप हुई थी, कंपनी स्टार्ट हुई थी। 1995 में इन्होंने अपना स्केल बढ़ाया और ये वर्ल्ड के सबसे बड़े रेनिटिडीन मैन्युफैक्चरर बन गए थे। रेनिटिडीन एक API होता है जो कि पेट दर्द की दवाएं बनाने में यूज किया जाता है। एंड 2000 में इन्होंने अपने पोर्टफोलियो को और बढ़ाया और इन्होंने एक हैदराबाद में एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी जिसको इन्होंने एक्वायर किया। एंड वहाँ से फिर ये लोग हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स बनाना इन्होंने शुरू किया। 2003 में इनको US FDA ऑडिट में इन्होंने सक्सेसफुली इसको कंप्लीट किया। 2007 में इनकी IPO लेके आए एंड इनका NSE एंड BSE के ऊपर लिस्टिंग हुई। 2010 में इन्होंने अपना ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन किया एंड अपना एक वाइजैग में 100 एकड़ से ज़्यादा के एरिया में अपना एक प्लांट इस्टेब्लिश किया। एंड इसके अलावा फिर 2015 में इनको कई सारे इंडियन एंड कई सारे ग्लोबल अवार्ड्स इनको मिले। एंड 2017 में फिर कंपनी का डिमर्जर हुआ और दो कंपनियां बन गई, एक तो थी SMS फार्मास्यूटिकल्स एंड दूसरी थी SMS लाइफ साइंसेज। फिर 2021 में आप देखेंगे कि इन्होंने इंडिया का सबसे बड़ा प्लांट इन्होंने एशिया का सबसे बड़ा प्लांट इन्होंने सेटअप कर दिया जो कि आइब्रूफेन के API के लिए था। एंड 2022 में फिर कोविड-19 आ गया तो कोविड-19 की मेडिसिन बनानी इन्होंने शुरू कर दी 2022 में। 2024-25 में इनको इनके जो वाइजैग फैसिलिटी है एंड जो दूसरी हैदराबाद वाली फैसिलिटी है, दोनों ही फैसिलिटी के लिए इन्होंने जितने भी रेगुलेटरी नॉर्म्स थे उनको कंप्लीट किया, जैसे US FDA है या अलग अलग गवर्नमेंट की जो भी नॉर्म्स थे उनको कंप्लीट किया। और इनको थ्रू आउट अक्रॉस द वर्ल्ड इनको अपनी मेडिसिन बनाने के लिए ऑलमोस्ट ये लोग एलिजिबल हो गए, मतलब अपनी API को सेल करने के लिए एलिजिबल हो गए।
इनकी दो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। फर्स्ट है हैदराबाद में, जहाँ पर 120 KL की इनकी कैपेसिटी है। एंड इनको कई सारे कंट्रीज के रेगुलेटरी अप्रूवल्स मिले हुए हैं, जैसे USFDA है, यूरोपियन यूनियन का GMP है, एंड KFDA है, CDSCO है, PDMA है, एंड ये सारे अप्रूवल्स इनको मिले हुए हैं। और यहाँ जो टोटल एरिया है इस प्लांट का लगभग 48,158 मीटर स्क्वायर एरिया है ये। एंड जो इनकी दूसरी फैसिलिटी है वाईजैग में, वाईजैग की जो कैपेसिटी है 3000 KL की कैपेसिटी है। एंड रेगुलेटरी अप्रूवल्स इनको भी ऑलमोस्ट सारे मिले हुए हैं। USFDA हो गया, KFDA हो गया, CDCSO, PMDA, ये सारे अप्रूवल्स इनको मिले हुए हैं। और ये जो प्लांट है इनका लगभग 3.5 लाख मीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। इनके टोटल रेवेन्यू का 63% कंट्रीब्यूशन इनके जो हाई वैल्यू वाले APIs हैं उनसे आता है, एंड बाकी का 37% कंट्रीब्यूशन इनको इनके हाई वॉल्यूम वाले प्रोडक्ट से आता है। अब हाई वैल्यू वाले प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, हाई वॉल्यूम वाले प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? हाई वैल्यू वाले प्रोडक्ट्स होते हैं जो क्रिटिकल बीमारियों को ठीक करने में जो API यूज होती हैं वो हैं। एंड हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो नॉर्मल बीमारियों को, जो जनरली सबको होती ही रहती हैं ऑलमोस्ट, उन बीमारियों को ट्रीटमेंट करने के लिए जो API यूज होते हैं वो कहलाते हैं। तो जो हाई वॉल्यूम वाले हैं, जैसे आइब्रूफेन है, टेनोफोविर है, मीन्स ये सब जो है कि वायरल फीवर हो गया, पेन हो गया, नॉर्मल फीवर हो गया, उनके ट्रीटमेंट में ये API यूज होते हैं। एंड जो हाई वैल्यू वाले होते हैं, जैसे एंटी डायबिटिक है, एंटी माइग्रेन है, एंड आपके एंटी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, एंटी एपिलेप्टिक है, एंटी एंजाइनल है, ये सब हाई वैल्यू वाले मेडिसिन होते हैं। हाई वैल्यू वाली APIs हैं जो मेडिसिन बनाने में यूज होती हैं। मैनेजमेंट का भी अगर आप मेजर फोकस देखें तो उनका ज़्यादा फोकस अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर है। अभी रिसेंटली इन्होंने 20 नए प्रोडक्ट्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए हैं। इसके अलावा इन्होंने जो FY25 में इनका जितना भी रेवेन्यू था उसका लगभग 2.5% पैसा इन्होंने अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर खर्च किया है। एंड इन्होंने अभी एक स्पेन की एक जायंट फार्मा कंपनी है जिसका नाम है केमो आइबेरिका SA, उसके साथ इन्होंने एक जॉइंट वेंचर किया है। एंड अगर आप इनके पास साइंटिस्ट की टीम देखें तो 63 से ज़्यादा साइंटिस्ट की टीम है इनकी। एंड इनका जो फोकस है वो अपने पेटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी APIs को पेटेंट कराने के ऊपर फोकस है। इन्होंने लगभग 21 APIs का पेटेंट अभी फाइल किया है और 30 से ज़्यादा इनका प्रोसेस पेटेंट हो चुका है। इनका प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन अगर आप देखेंगे तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, जिससे इनका जो रिस्क है वो भी मिटिगेट होता है, एंड जो इनकी ग्रोथ है वो ऑप्टिमाइज होती है। मतलब क्या है कि इनकी जो डिपेंडेंसी है किसी एक कंट्री के ऊपर, किसी एक मार्केट के ऊपर इनकी डिपेंडेंसी नहीं है। अगर आप इनका टोटल रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन देखें तो 88% रेवेन्यू इनके अलग अलग कंट्रीज के सेगमेंट से आता है। जैसे कि आप उसमें यूरोप है, एशिया है, नॉर्थ अमेरिका है, इंडिया है, तो अलग अलग कंट्रीज का अगर आप देखेंगे तो इनका जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट आता है। तो इससे इनका जो रिस्क है वो मिटिगेट हो जाता है। एंड अगर कस्टमर टाइप आप देखें तो जो लार्ज फार्मा कंपनियां हैं उनसे इनका टोटल लगभग 72% रेवेन्यू जनरेट होता है। एंड जो स्मॉल और मिड साइज की जो फार्मा कंपनियां हैं उनसे लगभग 28% का रेवेन्यू इनको कंट्रीब्यूट होता है। अगर इनके क्लाइंट्स आप देखें तो क्लाइंट लिस्ट काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगा आपको। मीन्स कि इसमें इंडिया के जितने भी बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं ऑलमोस्ट सारी ही इनकी क्लाइंट्स हैं। जैसे सन फार्मा है, जाइडस है, सिप्ला है, एल्केम है, डॉक्टर रेड्डीज है, जॉनसन एंड जॉनसन हो गया, सनोफी हो गया, ग्रेन्यूल्स हो गया, इसके अलावा ग्लेनमार्क हो गया, लॉरस लैब हो गया, औरोबिंदो फार्मा हो गई। तो ये सारे इंडिया के जायंट मेडिसिन मैन्युफैक्चरर हैं जो कि इनकी क्लाइंट्स हैं। और अगर हम आगे इनकी ग्रोथ स्ट्रेटजी देखें तो वो भी काफ़ी क्लियर है। इनका टारगेट है कि आने वाले समय में ये लोग अपना जो आइबुप्रोफेन वाला API है उसकी कैपेसिटी को बढ़ा करके 1000 मीट्रिक टन पर मंथ ले जाने का इनका फोकस है मैनेजमेंट का। इसके अलावा ये अपना जो हाई वैल्यू एंड हाई वॉल्यूम वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, जो हाई मार्जिन वाले एंड हाई वॉल्यूम वाले प्रोडक्ट्स हैं, उसमें अपने प्रेजेंस को और स्ट्रांग बना रहे हैं। एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स के लिए, अपने मार्जिन को बढ़ाने के लिए। बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या होता है? मीन्स इनको अपने API बनाने के लिए जो केमिकल्स लगते हैं वो भी ये लोग खुद इन हाउस बना रहे हैं। ये लोग उसकी डिपेंडेंसी के लिए अदर कंट्रीज के ऊपर डिपेंड नहीं है। जैसे मोस्ट ऑफ द जो प्लेयर है इंडिया में API मैन्युफैक्चरिंग में, उनको देखें तो सारे के सारे प्लेयर ऑलमोस्ट चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है 50 to 60% रॉ मटेरियल के लिए। लेकिन ये लोग चाइना के ऊपर इनकी डिपेंडेंसी बहुत कम है, केवल 10% है। बाकी 90% रॉ मटेरियल ये लोग खुद इन हाउस बनाते हैं।
एंड इसके अलावा ये नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं अपने एडिशनल ग्रोथ के लिए। अभी ये करंटली इनका टारगेट है कि अगले 12 to 18 मंथ के अंदर ये लोग 8 से 10 नए प्रोडक्ट्स और लॉन्च करेंगे। एंड कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं ये लोग। इनका अभी 250 करोड़ का कैपेसिटी एक्सपेंशन कंटिन्यूसली रनिंग है, जो कि नए प्रोडक्ट्स के लिए है, अपनी R&D फैसिलिटी को और स्ट्रांग बनाने के लिए है, और अपने जो CMO बिजनेस है इनका कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वाला, उसको और स्ट्रांग करने के लिए ये कैपेक्स ये लोग कर रहे हैं। तो दोस्तों ये था इनका पूरा प्रेजेंटेशन जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। हम इनका कॉन्फ्रेंस कॉल जो Q1 FY26 में हुआ था उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, उसका वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि अभी सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है, तो सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट एक बार आ जाता है तब हम इनके जो सेकंड क्वार्टर का जो कॉन्फ्रेंस कॉल है उसको उसका एक वीडियो बना के मैं उसकी एक समरी बना के मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। एंड क्योंकि अभी जो क्वार्टर फर्स्ट का जो कॉन कॉल है वो तो अब आउटडेटेड हो गया है, Q2 का ही देखेंगे हम लोग कि ये लोग फर्दर मैनेजमेंट का क्या एग्जीक्यूशन का प्लान है, क्या कैपेक्स का प्लान है, और फर्दर आगे ये लोग क्या करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको इस बिजनेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू।